शुरू हो गया था हमारा। जितना अब तक करा एक बार सबकी चर्चा करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला टर्म हमारा बिजनेस। सब मेरे साथ साथ रिवाइज करें, किसी को याद ना हुआ हो सामने लिखा हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमने याद करा रेगुलर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी टू ऑब्टेन द टारगेट ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। तो बिजनेस किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। और पैसा कमाने के लिए रोज चीजों को खरीदा बेचा जाता है, खरीदा बेचा जाता है ताकि प्रॉफिट हो। फिर हमने याद करा बिजनेस हम किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। याद कुछ रहता नहीं है तो बिजनेस की सभी बातों को किताबों में लिख लेते हैं ताकि साल के एंड में प्रॉफिट का पता लगाया जा सके, और ये पता लगाया जा सके किसको उधार में बेचा, कितने का बेचा, किससे उधार में खरीदा, कितने का खरीदा, ताकि कल को झगड़े ना हो। इसे क्या कहा जाता है? बुक कीपिंग। Bookkeeping is an art of recording in respect of all the business transaction। सभी रिवाइज करें, साथ साथ बोलें, और बिना देखे बोल पाए तो ज्यादा अच्छा। अकाउंटिंग फिर हमने याद करा art of recording, classifying and summarizing of all the business transactions to conclude the result of the business। तीन चीजें कलेक्टिवली लिखनी है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, और आगे पीछे नहीं करनी, जिसकी चर्चा मैंने करी थी आपके ही एग्जाम्पल से कि स्कूल में रफ रजिस्टर लेके गए, हर लेक्चर को रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डिंग, घर आए फिर कॉपियां बना रहे हैं हर सब्जेक्ट की अलग अलग, क्लासिफाइंग, और फिर साल के एंड में एग्जामिनेशन आवर्स में बैठकर आप तैयारी करते हैं, पेपर अटेम्प्ट करते हैं, नंबर आते हैं, समराइजिंग, जिसको मैंने आपके अकाउंट्स के साथ कनेक्ट करते हुए बताया। रिकॉर्डिंग में जो पुस्तक बनाते हैं उसे हम बोलते हैं जर्नल। अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद बच्चों अगला प्रैक्टिकल चैप्टर जर्नल है हमारा। तो रफ रजिस्टर जैसी किताब जो अकाउंट्स में बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? जर्नल, जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। और फिर वहां से फेयर कॉपी में हम लिखते हैं, फेयर कॉपी को हम अकाउंट्स की भाषा में टेक्निकली क्या बोलते हैं? लेजर। नए नए शब्दों को सुना करो, बार बार रिपीट होगा, याद होगा, आसान लगेगा। और फिर साल के एंड में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये तीन स्टेटमेंट्स बना के हम अपनी फर्म का समरी डिक्लेयर कर देते हैं, कितना खोया कितना पाया। तो वो समरी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन बैलेंस शीट। और हमारे इसी चैप्टर में हमें बैलेंस शीट भी आ जाएगी, 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिकल खत्म करते ही, जहां मुझे मीनिंग भी बताना पड़ेगा, फॉर्मेट, उसके नियम, और फिर लिखने का तरीका। तो अकाउंटिंग को एक बार बोलते हैं दोबारा से और फिर आगे चलते हैं। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन टू कंक्लूड द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। अगली बात करी थी अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में याद करा था जिस मेथड को सीखकर हम किताबें लिखते हैं, कैसे फॉर्मेट बनाना है, कैसे चीजों को लिखना है, आए बोले तो प्लस, जाए बोले तो माइनस, डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। तो वो सीखना क्या कहलाता है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज द मेथडोलॉजी और टेक्निक थ्रू विच all the business transactions are recorded in the book of accounts। और फिर हमने फोर्थ टर्मिनोलॉजी याद करी, डबल एंट्री। हर ट्रांजैक्शन को जब हम किताबों में लिखते हैं तो लिखते वक्त उसे एंट्री बोला जाता है, और वो कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार, न कम न ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये हमारी नेचर है कि जब भी हम बाजार से 100 रुपए के गोलगप्पे लाए तो पीछे 2 बातें हो रही है, गोलगप्पे आएंगे 100 रुपए, पैसा जाएंगे 100 रुपए, डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। तो इसमें हमने क्या याद करा था? एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ गिव एंड टेक प्रिंसिपल। इस गिव एंड टेक को हम आने वाले चैप्टरों में अकाउंट्स की नई टर्म्स के साथ याद करेंगे,
मैं पीछे भी चर्चा कर चुका हूं, फिर भी बार बार बोलता हूं ताकि सुनने से याद होगा। डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट को शॉर्टकट में डीआर, क्रेडिट को शॉर्टकट में सीआर। तो हर ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखते हैं। अभी तो हम इन 2 बातों को प्लस माइनस से लिख रहे हैं, आए बोले तो प्लस, जाए बोले तो माइनस। बाद में हम ये प्लस माइनस ना लगा के डेबिट क्रेडिट में बोलेंगे। और ये 4 बेसिक कंटेंट चैप्टर 1 से आ रहे हैं। इनका डिस्कशन करने के बाद हम प्रैक्टिकल चैप्टर पर जाना चाह रहे हैं, वहीं पर ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हमने पहला प्रैक्टिकल चैप्टर, ये पहला प्रैक्टिकल चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर बुक चैप्टर नंबर 5 है, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसकी शुरुआत करी। इसके लिए हमने कुछ टर्म्स बोली थी। जब भी बिजनेस शुरू करना चाहता है मालिक तो घर से पैसा लाना होता है, इसे बोलते हैं कैपिटल। मीनिंग याद कराया, द मनी बॉट बाय ओनर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। और हमारे एग्जाम्पल में वो कितने पैसे लेके आया? 10,000। फिर बिजनेस को बढ़ाने के लिए मालिक लोगों से पैसा मांग रहा है, इस वादे के साथ कल को दे देंगे। इसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। मेरे साथ साथ रिपीट करा करें नए नए शब्द हैं ताकि बोलना आए, अंडरस्टैंडिंग बने। लायबिलिटी को डिक्शनरी में बोलते हैं लायबल टू पे इन फ्यूचर। यहां हमारे एग्जाम्पल में हमने 5,000 लोगों से मांग लिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो हम कल को दे देंगे लायबिलिटीज। मीनिंग बच्चों क्या याद कराए? अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस which is liable to pay in future is known as liabilities। कुल मिला के 10,000 रुपया घर से लाया मालिक इन द नेम ऑफ कैपिटल, 5,000 लोगों से मांगे, कल को देना लाइबिलिटी। टोटल 15,000 रुपए इकट्ठे हो गए। रखे रखे पैसे नहीं बढ़ते, उसे व्यापार में लगाने पड़ते हैं। इस तरह से जो कल को मिले इसे क्या बोलते हैं? असेट्स। बोले तो इन्वेस्टमेंट विच इज रिकवरेबल इन फ्यूचर। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट विच इज रिकवरेबल इन फ्यूचर इज नोन एज असेट्स। नोन एज असेट्स। तो असेट्स का मीनिंग याद कराया। फिर मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई थी आपको कि आप व्यापार में उतना ही पैसा लगा पाओगे जितना कैपिटल और लायबिलिटी के नाम से इकट्ठा करा है, न कम न ज्यादा। ज्यादा इसलिए नहीं लगा सकते, है ही नहीं, कम लगाना नहीं चाहोगे ताकि जितना है कम से कम उसका उपयोग करके प्रॉफिट को मैक्सिमम किया जा सके। सो मैंने यहां एक इक्वेशन लिख दी थी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर है असेट्स। इसी इक्वेशन को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपने याद कर लिया अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग। असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्या है इसका मतलब? द बैलेंस्ड इक्वेशन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन, इन विच all the business transactions are recorded twice in the book of accounts on the basis of I बोले तो प्लस, जाए बोले तो माइनस, डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। और ये मीनिंग याद कर कर हम प्रैक्टिकल शुरू करना चाह रहे थे, तो इसको लेकर हमने कुछ कैपिटल से रिलेटेड शब्दों को याद करा, लाइबिलिटी से रिलेटेड शब्दों को याद करा, असेट से रिलेटेड टर्म्स याद करी। हर वो चीज जो मैंने नीचे लिखी है जिसका मतलब कल को देना है वो सब लाइबिलिटी है। हर वो शब्द जिसका मतलब कल को मिलेगा असेट से, और हर वो शब्द जो मालिक को इन्फ्लुएंस करेगा कैपिटल में रिकॉर्ड होगा। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए मालिक साल के बीच में कोई पैसा लाता है तो एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, इससे कैपिटल प्लस हो जाती है। जब भी मालिक अपने घर में पैसे लेके जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन, उसे ड्राइंग बोलते हैं, उससे कैपिटल कम हो जाता है। बच्चों प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, लॉसेस इंपॉर्टेंट थे, बताया था। फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉफिट बोले तो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस बोले तो फीलिंग ऑफ सैडनेस। ये मैं हर बार बोलता हूं, ये प्रॉफिट और एक्सपेंस कभी पैसा नहीं होते। इनके बदले में या तो पैसा आता है या पैसा जाता है। प्रॉफिट को और खर्चों को
मनी में नापा जाता है, और बदले में उसके बराबर का पैसा, कमाई है तो आएगी और खर्चा है तो जाएगी। लेकिन याद रखना, प्रॉफिट पैसा नहीं होता, ऐसे ही खर्चा भी पैसा नहीं होता। दोनों को पैसे में नाप रहे हैं और बदले में उसके बराबर का पैसा या तो जाएगा और या आएगा। तो प्रॉफिट एक्सपेंसेस फीलिंग है। फीलिंग किसको? मालिक को, क्योंकि बिजनेस करने वाला तो मालिक ही है। और फीलिंग बढ़े तो कैपिटल बढ़ा देना, और फीलिंग घटे तो कैपिटल घटा देना। हर बार रिपीट कर रहे हैं चीजों को, और क्वेश्चनों को करते वक्त फिर दोबारा चलेगा ये सब। लायबिलिटी में बताया था, किसी आदमी से कर्जा लिया, कल को देना है लोन। बैंक से कर्जा लिया, बैंक लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट को डिक्शनरी में बोला था नेगेटिव बैंक बैलेंस। ऐसा सिर्फ करंट अकाउंट में होता है, और ये अकाउंट सिर्फ व्यापारी का ही होता है, जिसमें बैंक बैलेंस 10,000, 15,000 का चेक काट दिया तो अकॉर्डिंग टू योर गुडविल पेमेंट हो जाएगी और बैंक बैलेंस माइनस हो जाएगा, जिसको विद इन फ्यू डेज आपको पे करना होता है विद इंटरेस्ट। तो कल को देना लायबिलिटी इन द नेम ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चों, क्रेडिटर्स को मैंने कहा था, आप अपने क्रेडिटर्स जहां आपने चार्ट बनाया है ब्रैकेट में लिख लें क्रेडिट परचेज। लिखवाया था मैंने क्रेडिट परचेज, और कहा था जब हम उधार में खरीदते हैं तो गुड्स तो उसी वक्त आ जाते हैं, पैसे दिए नहीं है क्योंकि उधार में खरीदा है। तो कब देने होंगे? कल को। कल को देना लायबिलिटी। और जिन लोगों को पैसे देने हैं उन लोगों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। भैया याद कुछ रहता नहीं है, राम से खरीदा है तो अपनी किताबों में लिखना पड़ेगा राम को 10,000 देने हैं कल को, किस दिन, जो आपने कमिटमेंट करी है। तो ये राम तुम्हारा क्या है? क्रेडिटर्स। मैंने मीनिंग भी बोला था, क्रेडिटर्स आर दोज पार्टीज फ्रॉम विच यू बाय गुड्स ऑन क्रेडिट एंड मनी इज लायबल टू पे इन फ्यूचर। भैया जिससे उधार में खरीदा उसे विश्वास था तुम्हें गुड्स दे दिया तो क्रेडिटर्स बन जाएगा। तुम उधार खरीदने गए, उसे विश्वास ही नहीं है, तो वो कहता है क्या गारंटी है तुम पैसे दे दोगे? तो तुम गारंटी के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करके दे रहे हो, जिसे टेक्निकली बोलते हैं बिल, और उस पर लिखते हो कि आज से फला फला तारीख को मैं आपको इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूं, और सिग्नेचर और कोर्ट की स्टैंप। इस कागज को टेक्निकली बिल बोला जाता है, जिसमें कोर्ट की स्टैंप लगी हुई है। सामने वाला इस लीगल डॉक्यूमेंट के बदले में आपको गुड्स दे देगा, क्योंकि अब आप मना भी करो तो कोर्ट के थ्रू पैसे वो ले आएगा। तो इस बिल के बदले में हमें कल को पैसे देने हैं, बिल्स पेएबल, कल को देने, इसलिए लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैंने आउटस्टैंडिंग का मतलब आप सबको लिखवाया था, अंडरलाइन करके लिख लो किसी ने नहीं लिखा हो तो। ड्यू बट नॉट पेड का मतलब खर्चा हो तो गया है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं करा है। और खर्चा हो जाए, पे नहीं करा भी, तो कब करोगे? कल को। कल को करना लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में लिखा है किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हर क्लास में ये चर्चा बार बार चल रही है ताकि सुने, याद करें, कॉन्फिडेंस आए एक एक बच्चे को, तो क्लास में रेगुलर रहें। कुछ बच्चे क्लास में रेगुलर नहीं हैं। दूसरा, कुछ बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बाद में दिक्कत आएगी। 2-2 रजिस्टर मेंटेन करने हैं, जैसे आप मेरे साथ 9th क्लास में भी रखते थे। तो आपको एक क्लासरूम में रखना है रजिस्टर, जहां आप स्पीड के साथ तेजी से करेंगे जो भी बोला जा रहा है, जैसे आज प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, और फिर बाद में आफ्टर द क्लासरूम आप उसको नीट एंड क्लीन थ्योरी, टेबल्स, इस तरह की प्रेजेंटेशंस, और जो प्रैक्टिकल हैं वो भी आप प्रॉपर फॉर्मेट विद द हेल्प ऑफ स्केल वो आप करें। तो आगे चर्चा करते हैं। इस चैप्टर का मैंने प्रैक्टिकल का लिंक भी आप सबको व्हाट्सएप पर भेज रखा है। तो असेट्स मीनिंग बता चुका हूं, तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब आपकी इन्वेस्टमेंट है जिसमें पैसे लगाए हैं। इनको कल को बेच दो तो कल को पैसे आएंगे, कल को आएंगे असेट्स। कैश या बैंक बैलेंस, जितना पड़ा हुआ है आपके बैंक में या आपके घर में, उसके बदले में कल को कुछ भी खरीद लो बाजार से जो बाजार में बिकने के लिए अवेलेबल है, तो कल को मिलेगा असेट्स। क्रेडिटर्स का उल्टा बच्चों डेटर्स, स्पेलिंग बच्चों डेप्टर्स की है,
लेकिन प्रोनाउंसिएशन डेटर्स भी साइलेंट होता है। और मैंने कहा था अंडरलाइन करके इसको क्या लिखना है, क्रेडिट सेल। और जब हम उधार में बेचते हैं तो गुड्स तो उसी वक्त चले जाते हैं, उधार बेचा है तो पैसे आए नहीं है, तो कब आएंगे, कल को। कल को आना असेट्स, और जिन लोगों से पैसा कल को आएगा उन लोगों को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, डेटर्स। जैसे सीताराम को 500 रुपए का बेचा उधार में माल, तो माल तो चला गया, पैसे हमें कागज पे लिखने पड़ेंगे, याद कुछ रहता नहीं है, बुक कीपिंग करनी पड़ेगी कि सीताराम से 500 रुपए लेने हैं, इस पर कमिटमेंट आफ्टर 15 डेज। तो वो सीताराम क्या हो गया आपका, डेटर्स। क्यों, कल को आने हैं। और अगर तुमसे कोई उधार मांगने आया और तुम उसको नहीं जानते तो तुम बोलोगे क्या गारंटी है तू कल को पैसा देगा, तो फिर वो गारंटी के लिए बिल्कुल वैसा ही बिल लिखेगा जैसा आप बिल्स पेबल में लिख रहे थे, क्या वो पार्टी फला फला तारीख को आपको इतने रुपए देने का वचन देती है, कोर्ट की स्टैंप। उस बिल के बदले में अब आप उधार में माल बेच दोगे और पैसे कल को मिलेंगे। कल को मिलेगा असेट्स, और जिस नाम से पैसा मिलेगा वो नाम क्या है, टेक्निकल बिल आपके पास है, बिल्स रिसीवेबल, जिसको हम शॉर्टकट में BR लिखने वाले हैं सभी चैप्टरों में, और बिल्स पेबल को B/P लिखने वाले हैं। बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस में मैंने बताया था पेड इन एडवांस, किसी को एडवांस में पैसा दे दो तो भैया या तो हमारे कल को पैसे वापस कर दे, या जिस काम के लिए पैसे दिए वो काम करके दे, तो कल को मिलेगा असेट्स। अक्रूड को मैंने अंडरलाइन करके लिखवाया आप सबको, अक्रूड को मैंने अंडरलाइन करके आपको लिखवाया अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यानी हमने कमा तो लिया है लेकिन मिला नहीं है। किसी के यहाँ एक महीना जॉब करी, इस कमिटमेंट पर 10,000 रुपये मिलेंगे, महीना खत्म हो गया तो आप खुश हो सकते हो कमाई हो गई, लेकिन कंपनी कह रही है 5 दिन बाद देंगे, तो कमाई तो हो गई, मिली नहीं है, कब मिलेगी, कल को, इन द नेम ऑफ अक्रूड इनकम या अक्रूड सैलरी। ये सारी टर्म्स का डिस्कशन हर क्लास में इसलिए ताकि अंडरस्टैंडिंग एक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की बढ़िया से हो। इसके लिए जरूरी आप रेगुलर रहें, नोट्स बनाएं, काम करें। नया सब्जेक्ट बाद में दिक्कत आएगी जो रेगुलर नहीं रहेगा और टॉपिक पर काम नहीं करेगा। तो बच्चों यहां पर मैंने लायबिलिटी की डिटेल बताई थी। लायबिलिटी दो प्रकार की, लायबिलिटी दो प्रकार की, एक फिक्स लायबिलिटी और दूसरा करंट लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी का दूसरा नाम नॉन करंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज नहीं होती, 1 साल के अंदर जो चेंज नहीं होती जर्नली, उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिक्स लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे आपके डिबेंचर्स कर्जा होता है ये, या लॉन्ग, पहले ही लिख दिया लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए कर्जा लिया है। और जो लायबिलिटी विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज हो जाए, करंट लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एक्सेट्रा, ये सब हो चुका है। ऐसी चर्चा हमने असेट्स में करी। असेट्स दो प्रकार के, एक करंट असेट्स, दूसरा नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स जो साल के अंदर बदल जाता है, कैश का बैलेंस बच्चों रोज बदलता है, दुकान में रोज पैसा आ रहा है जा रहा है, रोज बैलेंस बदल रहा है। उधार जिन जिन को बेचा है वो हफ्ते 10 दिन में आते हैं, पुराना पैसा दे जाते हैं, नए गुड्स ले जाते हैं, तो उनका बैलेंस बदलता रहता है, करंट असेट्स। और दूसरा क्या होता है, नॉन करंट असेट्स या फिक्स असेट्स, जो 1 साल के अंदर चेंज नहीं होते। ये दो प्रकार के, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल जिनकी शेप होती है जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। इंटेंजिबल जिसकी शेप फिजिकल शेप नहीं होती, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा। शेप नहीं होती लेकिन फिर भी वो होते हैं जिसकी वजह से आप ज्यादा कमाते हो। अब ऐसे समझो, मारुति की गाड़ी, मारुति का नाम मारुति वालों ने रजिस्टर्ड करा लिया है, कोई भी और कंपनी अपना प्रोडक्ट मारुति के नाम से नहीं बेच सकती। उसने अपना नाम रजिस्टर्ड करा दिया और रजिस्टर्ड कराने के बाद गुडविल बन गई। अब वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा रेट रखकर भी बेचे तो बिकेगा क्योंकि उसका नाम है, उसने अपना नाम रजिस्टर्ड करा लिया। इसे बच्चों बोलते हैं पेटेंट। आप उस कंपनी का निशान, मारुति का पहले ऐसा निशान हुआ करता था जो मैंने बनाया, फिर बाद में उन्होंने सुजुकी का एस लगाना शुरू कर दिया अपनी सारी गाड़ियों में, तो ये नाम रजिस्टर्ड करा लो
तो इसको कोई और आपके अलावा नहीं रख सकता। इस नाम की वजह से ब्रांडिंग हो जाती है, आपका प्रोडक्ट बिकता है, बेशक ऊंचे ऊंचे दाम हो। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेडमार्क। तो ये सब आपकी ब्रांडिंग डेवलप करते हैं, लेकिन फिजिकली ये चीजें नहीं होती हैं। ये आपका नाम है जिसकी वजह से ऊंचे रेटों पर बेचने पर भी बिकता है। इनटेंजिबल असेट्स, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। और अब मैं 6 क्वेश्चंस आपको देना चाह रहा हूं प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले, तो सभी अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। तो टेस्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों। सिर्फ 6 क्वेश्चन, जल्दी से पार्टिसिपेट करना है ताकि हम प्रैक्टिकल शुरू कर पाए। लास्ट क्लास में प्रैक्टिकल का खेल शुरू करा था। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टेस्ट को शुरू करने से पहले, बहुत सारे बच्चों की फीस आ गई है बच्चों, बहुत सारे बच्चों की नहीं आई है। तो वे अपनी फीस सबमिट कराएं और व्हाट्सएप पर रिसिप्ट भेजें। मैं नाम बोल रहा हूं: प्रथम लुगारिया, रणवीर, विशाखा एस, महक अग्रवाल, लघवी, जरुल गुप्ता, हर्षिता हर्षिता रचोया, आयुषी खंडेलवाल, मुस्कान कोरवाल, राशि, यशमीत खंडेलवाल, उमंग घई, इशिका, नैना सिंह, अलीशा शर्मा, स्नेहा, कुशल शर्मा। तो इनकी फीस पेंडिंग है बच्चों, फीस सबमिट कराएं और अपनी रिसिप्ट्स व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास भेजें। कुछ और नाम मैंने नहीं बोले हैं, ये भी सबमिट कराएं। और अब टेस्ट का खेल, समय स्टार्ट होता है। 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तेजी के साथ अटेम्प्ट करेंगे। कुशल को मैंने अनम्यूट करा है, कुछ कहना चाह रहा है कुशल? कुशल बोलो, कुशल आप बोलो क्या कहना चाह रहे हैं? साउंड मैंने आपकी, हाँ बोलो। आप ना एक बारी वो व्हाट्सएप पर, हाँ एक बारी दोबारा भेज देना तो मैं उसको आज रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है जी। एक बच्चे की फीस ऑलरेडी सबमिट हो गई थी, तो बस वो रिसिप्ट एक बारी भेज देगा दोबारा। कुछ और नाम भी है मेरे पास, मैंने सबके नाम नहीं बोले हैं। युक्ति, स्नेहा, राज। बच्चों एक बच्चे ने अटेम्प्ट कर लिया है, जल्दी से सभी अटेम्प्ट करें, स्पीड बढ़ाएं, स्पीड बढ़ाएं, आज प्रैक्टिकल शुरू करना है। जल्दी करेंगे। 5 बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है, 6 बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है, 8 बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है, 9 बच्चों का हो गया है, और थोड़ा फास्ट करें। 10 बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है। 60% बच्चों ने अटेम्प्ट कर दिया है। 80% बच्चों का अटेम्प्ट हो गया है, थोड़ा फास्ट करेंगे और
3 मिनट हो चुके हैं, और थोड़ा जल्दी। सिर्फ 3 स्टूडेंट्स बचे हैं बच्चों, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स। चिराग महेश्वरी कुछ कहना चाह रहा है, साउंड बोलो, चिराग बोलो। आपने कैसे सबमिट करी है? हाँ, हाँ तो वो जब तक जाएगा नहीं तब तक होगा नहीं ना भाई। तो वो जो भी आपके पास आईडी नंबर आ रही है, आप जिसके भी माध्यम से पे कर रहे हैं, उसकी रिसिप्ट मेरे पास व्हाट्सएप पर भेज दो। अच्छा, टेस्ट। टेस्ट मेरे पास सिर्फ एक बच्चे का बचा है, बाकी सबका आपके पास नहीं आया। वो डाटा की वो डाटा की हाँ, तो सबमिट करो फटाफट, एक ही बच्चा बचा है सिर्फ। वो डाटा की प्रॉब्लम होगी। चलो कोई बात नहीं, अब मैं समझाता हूँ, आपको पता चल गया है। तो अभी के लिए बच्चों इतना रखते हैं, प्रैक्टिकल शुरू करना चाह रहे हैं। ये रिजल्ट नाम के साथ भी शेयर किया जा सकता है, बट वो सब बच्चे देखेंगे और हमें ठीक नहीं लगता कि वो किसके कितने नंबर, ऐसा सबको अनाउंस रहे। तो जल्दी से क्वेश्चनों को देखते हैं और प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। रजिस्टर, पेन पेंसिल सब लेके आप बैठे होंगे। तो पहला क्वेश्चन था बच्चों, द लॉन्ग टर्म असेट्स, मैं बता चुका हूं, ऐसी असेट्स जो एक साल के अंदर चेंज नहीं होती, डेट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऐसी एसेट्स जो एक साल के अंदर चेंज नहीं होती और उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे बच्चों आज भी डिस्कस करा, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल एक्सेट्रा, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? इनटेंजिबल असेट्स। अगली बात कर रहे हैं बच्चों, द असेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ऐसी असेट्स जो एक साल के अंदर चेंज हो सके, आज भी बताया था, ये मोस्ट कॉमन टर्म्स है बच्चों जो आने वाले हर चैप्टर में यूज होनी है। क्या बोलते हैं? करंट असेट्स। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब क्या है आपकी? क्या है बच्चों? इनटेंजिबल असेट्स। द डेब्ट्स विच आर टू बी रीपेड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ 1 ईयर। बच्चों जो कल को आपको देना है वो लाइबिलिटी है, और ऐसी लाइबिलिटी जो एक साल के अंदर चेंज हो जाए उसे क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म 3000 एंड कैपिटल, बताया था मैंने, मालिक को प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो 7000 मालिक घर से लाया कैपिटल, 3000 बिजनेस बढ़ाने के लिए लोगों से मांगे। तो आपने व्यापार में कितने पैसे इन्वेस्ट करे? अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन 10,000। और आज के एमसीक्यू का अंतिम क्वेश्चन था, एक्स कमेंस बिजनेस। बच्चों किताबें हम एक साल के लिए लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल आपके स्कूल नर्सरी केजी फर्स्ट से 1 अप्रैल को शुरू होते हैं, 31 मार्च को क्लोज होते हैं, और इस 1 अप्रैल से 31 मार्च के सेशन में आपके पढ़ाई हुई बातों को वो अकाउंटिंग करके डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट के माध्यम से। तो आपकी भी अकाउंटिंग चल रही है, तो व्यापारी भी किताबें बनाता है। याद रखना 1 साल की, और ये साल कैलेंडर ईयर नहीं होता है, ये साल को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग ईयर। तो कैलेंडर ईयर है जनवरी से दिसंबर। इस दुनिया में स्कूल का सेशन, व्यापार की किताबें कभी भी कैलेंडर ईयर पर बेस्ड नहीं होती। किस पर बेस्ड होती हैं? अकाउंटिंग ईयर पर। और यह अकाउंटिंग ईयर कैसे चलता है? अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, और वही यहां पर यूज हो रहा है। आपने बिजनेस शुरू करा, साल का पहला दिन 6 लाख रुपए लेके आए। अब वो बात कर रहा है साल के एंड में, आखिरी दिन 31 मार्च 2020, आपकी असेट्स कितनी? 8 लाख रुपए की। आपका फार्मूला पहले मैं लिख रहा हूं, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो साल के आखिरी दिन असेट्स 8 लाख रुपए की, और साल के आखिरी दिन आपकी लाइबिलिटी 50,000 की, और वो आपसे कैपिटल मांग रहा है। क्लोजिंग का मतलब एंड ऑफ द ईयर। बिगिनिंग, ओपनिंग कैपिटल तो गिवन है, साल के शुरू में मालिक जो पैसा लेके आया उसे 6 लाख बोलते हैं, लेकिन एंड में उतना थोड़ा ना होगा, खर्चे होंगे जिससे कैपिटल कम हो जाएगा, कमाई होगी जो कैपिटल में जुड़ जाएगा। तो साल के कैपिटल की पोजीशन रोज बदलती है।
तो ओपनिंग कैपिटल नहीं पूछ रहा, ओपनिंग बोले तो साल के शुरू का कैपिटल नहीं बोल रहा, वो 6 लाख है, वो बोल रहा है क्लोजिंग कैपिटल बताओ, यानी साल के एंड का। आपको नहीं पता, आप कैसे निकालोगे? इस इक्वेशन से। तो साल के एंड में 8 लाख रुपए की असेट्स है, इसमें से 50,000 रुपए लोगों को देने हैं, वो लोगों को दे दो 50,000, तो बाकी पैसे मालिक के हैं जिसे कैपिटल बोलते हैं। तो कितने पैसे हैं मालिक के? 7.5 लाख। तो 6 लाख रुपए से शुरू करा था बिजनेस, 7.5 लाख हो गए, यानी 1.5 लाख रुपया कमा लिया, प्रॉफिट है ये। और अब हम क्वेश्चन की चर्चा प्रैक्टिकली शुरू करना चाह रहे हैं बच्चों। लास्ट क्लास में ये खेल पहले क्वेश्चन का शुरू कर दिया था, लिंक भी आपके पास भेजा हुआ है, और जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बने तो आप आने वाले क्वेश्चनों को भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। कोई मुझे इन एडवांस दिखाना चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकता है। सो क्वेश्चनों पर चर्चा बढ़ाते हैं। पहली लाइन दोबारा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और कर रहे हैं। पिछली क्लास में कर ली थी हमने। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था। लायबिलिटी का छोटा वाला कॉलम, कैपिटल वाला छोटा, असेट्स वाला बड़ा रखना, ये पर्टिकुलर्स या ट्रांजैक्शन का कॉलम। जब भी फॉर्मेट बनाया जाता है क्लास में मेरे साथ साथ आप लकीरें जल्दी जल्दी खींच लें, स्केल का यूज करें मत करें, समय को समझें और स्पीड को समझेंगे। और बाद में जब आप फेयर कॉपी में करेंगे तो ये ब्लैक पेन से या ब्लैक पेंसिल से निशान लगाएंगे। पेंसिल का यूज केवल तब तक करेंगे जब तक कटिंग होती है और मिटाना पड़ता है। जब लगे कटिंग का काम खत्म तो सिर्फ ब्लैक पेन से ही फॉर्मेट खींचे जाते हैं। और याद रखना फॉर्मेट से ऊपर लिखना जरूरी है ये फॉर्मेट किस चीज का। तो फॉर्मेट हमने किस चीज का बनाया है? अकाउंटिंग इक्वेशन का। एक और इंपॉर्टेंट बात बताई थी मेसर्स को लेके, खरीदने वाला मालिक, मैंने एक एग्जांपल लिया था, आपकी दुकान का नाम बीकानेर वाला और आपका नाम रामलाल। तो आपकी दुकान का नाम बीकानेर वाला, बीकानेर की दुकान पे बैठ के मालिक ने 10 लाख का माल खरीदा, तो खरीदने वाला मालिक है। लेकिन बच्चों मालिक के नाम से कुछ नहीं लिखा जाता, क्योंकि बिल भी किसके नाम से आ रहा है? बीकानेर वाले के नाम से। ऐसे ही बेचने वाला मालिक, लेकिन मालिक के नाम से कुछ नहीं लिखा जाता, किसके नाम से? फर्म के नाम से। तो हम जितनी भी किताबें लिख रहे हैं करने वाला मालिक है, लेकिन मालिक के नाम से नहीं लिखा जाता। ये सारी ट्रांजैक्शन फर्म के नाम से रिकॉर्ड होती है, और फर्म के नाम से पहले रिस्पेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं? मेसर्स। पिछली क्लास में भी बताया था, जैसे आप अपने बड़ों का नाम बोलने से पहले मिस्टर मिस लगाते हैं, ऐसे ही फर्म के नाम से पहले मेसर्स, शॉर्टकट में M/S। क्वेश्चन में फर्म का नाम ऊपर होता तो मैं यहाँ लिख देता, नहीं तो छोड़ देना। तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने जा रहे हो, मेसर्स छोड़ दिया, फर्म का नाम नहीं है, यहाँ फॉर्मेट खींच दिया। पहला क्वेश्चन चल रहा है, पहली लाइन एज इट इज यहाँ कॉपी करनी होती है। मेरे साथ साथ क्लासरूम में आप यहाँ नंबर डाल के छोड़ सकते हो, बट फिर कॉपियों में स्टेटमेंट लिखनी होती है, और इसको आपने इस अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखना है। क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मालिक की पोजीशन कैपिटल, जो कल को देना लायबिलिटी, जो कल को लेना असेट्स, एंड असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यही तो है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें हर ट्रांजैक्शन कैसे लिखनी है? 2 बार, आए बोले तो प्लस, जाए बोले तो माइनस, डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। तो पहली लाइन एज इट इज उतार ली। अब इसको हम लिखना चाह रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो उसका मीनिंग समझना पड़ेगा। बिजनेस शुरू करने के लिए मालिक कितना पैसा लाया? 45,000। तो मैंने कहा था पहले इसको याद करो, जब भी पैसा ला रहा है तो 2 बातें हो रही है, पैसे आए, कैश प्लस, पैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैश। पैसे आए, आए बोले तो प्लस, पैसे बोले तो कैश। तो मैंने क्या बोला था? पैसे आए कैश प्लस। कौन लाया? मालिक, मालिक लाया। मालिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिटल। और लाया बोले तो प्लस, और वापस ले जाए बोले तो माइनस। तो मैंने आपको ये गाना याद कराया था, पैसे आए कैश प्लस, मालिक लाया कैपिटल प्लस, डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। जो आए थे पिछली क्लास में वो भी मेरे साथ साथ बोले, रिवाइज करें। जो नहीं आए थे वो बहुत ध्यान से सुने और बोलें। जितना बोलेंगे कॉन्फिडेंस आएगा, कंफ्यूजन खत्म होगी। तो बच्चों कैश को हमने असेट्स के कॉलम में लिखा, क्यों? याद कर चुके हैं, कैश के बदले में कल को मिलेगा असेट्स।
और कैश के नीचे इस लाइन के सामने लिखना पैसे आए। अरे इस लाइन के सामने कैश के नीचे पैसे आए, आए बोले तो प्लस, कितने आए 45,000। कौन लाया? मालिक लाया। मालिक को क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल के नीचे वो लिखो, आए बोले तो प्लस, मालिक कितने लाया? 45,000। बच्चों कितनी बार लिखा? 2 बार। डबल एंट्री, लिखने को एंट्री बोलते हैं। डबल एंट्री, सेम अमाउंट। जो बोल रहा हूं ये बदला नहीं होना चाहिए। डबल एंट्री, सेम अमाउंट। अगर ऐसा हो जाए एंट्री क्लोज एंड कंटिन्यू द वेरी नेक्स्ट लाइन। यहां दूसरी लाइन उतारनी है। फेयर कॉपी में लाइन लिखनी होती है, आपको पेपर में लिखनी होती है, यहां आप नंबर डाल के छोड़ सकते हैं। ओपन ए बैंक अकाउंट, अभी अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दे बच्चों। ओपन ए बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ ₹4500। आपने क्या करा? अपनी दुकान में से 4500 रुपये निकाले और बैंक में जाके खाता खोला और वहां जाके पैसे जमा करा दिए, जिसे चालू खाता, करंट अकाउंट बोलते हैं। ऑलरेडी बता चुका हूं, बिजनेसमैन का बैंक अकाउंट करंट अकाउंट होता है। तो आपने अपने बैंक में 4500 रुपये जमा कराए, तो बच्चों सोचना पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन के पीछे 2 बातें हो रही हैं, क्या आया क्या गया। बच्चों जब बैंक में 4500 रुपये जमा करा रहे हो तो कितने पैसे गए? 4500। तो पैसे गए, क्या जा रहा है? पैसा। दुकान में से पैसे जा रहे हैं, पैसे गए, कैश माइनस बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस प्लस डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। मैं सुनना चाहूंगा, आपको चीज़ों को याद करना पड़ेगा, मेरे साथ साथ बोलना पड़ेगा। आयुषी का नंबर है, यही बात बोलनी है। दूसरी स्टेटमेंट, बैंक में 4500 रुपये जमा कराए, बोलें आयुषी। हाँ, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पैसे गए, कैश माइनस बैंक आया, बैंक प्लस डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। हर्षिता रचोया, हर्षिता बोलेगी यही बात, बोलो हर्षिता, बोलो भैया, कोशिश करनी है, बोलो फास्ट। हर्षिता बोलो। बढ़िया। मालिक नहीं, मालिक नहीं, पैसे दुकान से जा रहे हैं। हाँ, बैंक आया, अरे बैंक बढ़ गया ना, बैंक प्लस। बहुत बढ़िया बच्चों, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, जिसको हम बैंक बोल सकते हैं, बैंक बढ़ गया, बैंक प्लस। इसी बात को दोबारा बोलेगा बच्चा काव्या खंडेलवाल। काव्या, पैसे, पैसे आए नहीं बच्चों, पैसे जा रहे हैं बैंक में, पैसे गए। हाँ जी, हाँ बैंक में आ रहे हैं तो बैंक प्लस डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। लघवी बोलेगा, लघवी, लघवी हाँ लघवी, बोलो बच्चे। इशिका बोलेगी, इशिका बोलो, एंट्री बोलो, यही पैसे गए, एंड बहुत बढ़िया। राज बोलेगा यही बात दोबारा, राज, राज बोलेगा, राज बोलो। रणवीर बोलेगा यही एंट्री। हाँ, पैसे गए, कैश माइनस, थोड़ा लाउडली बोलो। बैंक आया, बैंक प्लस डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। तो बच्चों इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं अब। तो ये जितना आप मन में रिपीट करेंगे, कंफ्यूजन का काम खत्म होगा और चीज़ें ठीक रिकॉर्ड होंगी। अब मैं इसको लिखना सिखा रहा हूँ। बैंक में 4500 रुपये जमा कराए बच्चों, याद रखना एक बार कैश की। आप ऐसे समझो आपने 10th क्लास में मैथ्स की एक बार कॉपी बना ली, तो हर दूसरे दिन नई नई कॉपी नहीं बनाओगे, मैथ्स का जब भी काम आएगा उसी कॉपी में रिकॉर्ड करोगे। इंग्लिश की एक बार कॉपी बना ली तो जब भी काम आएगा उसी की कॉपी में लिखोगे। तो आप यहाँ कैश की कॉपी बना चुके हो, जब भी पैसा आए या जाए इसी कॉपी में लिखना है, अलग से कॉपी मत बना लेना। तो यहाँ पर बच्चों पैसे हमारे पास से जा रहे हैं, तो इस लाइन के सामने लिखना है पैसे गए, कैश माइनस।
ऊपर कैश का अकाउंट बना हुआ है, अकाउंट बोले तो कॉपी, उसी में लिखना, आए बोले तो प्लस, जाए बोले तो माइनस। कितने गए बच्चों? 4500। कैश के नीचे लिख रहे हैं क्योंकि पैसे जा रहे हैं, जा रहे हैं का मतलब माइनस, कितने जा रहे हैं? 4500। अब दूसरी बात क्या थी? बैंक बैलेंस बढ़ गया। बच्चों आपको याद है बैंक किसका पार्ट है? असेट्स का। ऐसी डिटेल बता चुका हूं। बैंक बैलेंस के बदले में कल को कुछ भी आप बाजार से लेके आ सकते हो, तो जो कल को मिले असेट्स, तो बैंक को हमने कहा लिखा? असेट्स के अंडर में, ऐसा हम याद कर चुके हैं। अब इसी बैंक के नीचे लिखना, इसी के सामने सेकंड ट्रांजैक्शन के सामने बैंक के नीचे लिखो, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, प्लस का निशान, घट जाए माइनस का निशान। कितना बढ़ा? 4500। जो मैंने बताया था वही लिखा है, पैसे गए, कैश माइनस, बैंक बढ़ गया, बैंक प्लस। कितनी बार लिखा बच्चों? डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। बच्चों हर दो ट्रांजैक्शन के बाद आपको करना है टोटल। हर दो ट्रांजैक्शन के बाद आपको करना है टोटल। कैश का हिसाब किताब मैच कर रहे हैं। 45,000 रुपए पड़े थे, 4500 चले गए। 45,000 में से 4500 माइनस कर दो, कितना कैश बचा आपके पास? 40,500। बच्चों इतना कैश आपके पास बचा है, बैंक के नीचे लिख रहे हैं 4500 का बैंक बैलेंस है, ये बराबर का निशान, इक्वेशन। कैपिटल कितना चल रहा है? 45,000। लाइबिलिटी का कोई अता पता नहीं है, अभी तक कोई लाइबिलिटी है ही नहीं। और चेक करो ये असेट्स का टोटल, अगर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर तो आपकी कैलकुलेशन ठीक, और अगर ये मैच नहीं हो रही का मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। हर ट्रांजैक्शन के बाद आपकी ये इक्वेशन बदल जाती है। इस इक्वेशन को बोलते हैं ओल्ड इक्वेशन, इस इक्वेशन को बोलते हैं ओल्ड इक्वेशन। और इसके बाद फिर इसी के नीचे अगली ट्रांजैक्शन हम करते हैं। अगली ट्रांजैक्शन, ये तीसरी लाइन लिखी जाती है एज इट इज। ये लिखने का काम आपके लिए छोड़ दिया मैंने, जस्ट कॉपी करना है और छोटा करके लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। एज इट इज उतारने का काम नहीं है। शॉर्टकट में बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स। बच्चों ये मेसर्स पढ़ना आ गया आप सबको? M/S को क्या बोलते हैं? मेसर्स। फर्म के नाम से पहले रिस्पेक्ट के लिए हम लगाते हैं मेसर्स। और याद रखना, खरीदने बेचने वाला मालिक, लेकिन मालिक के नाम से किताब में कुछ नहीं लिखा जाता, सब किसके नाम से? फर्म के नाम से। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समझना चाह रहे हैं। तो बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते वक्त कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी किताबों में थ्योरी में लिखी नहीं हो सकती, लेकिन उसको समझे बगैर, याद करे बगैर आपके प्रैक्टिकल किसी भी चैप्टर में नहीं हो पाएंगे। और वो इंपॉर्टेंट बात सुनो, जब भी खरीदो या बेचो, ध्यान से सुनना, जब भी खरीदो या बेचो और पार्टी का नाम लिखा है तो समझ जाओ उधार की डील है। फिर बोल रहा हूं यही बात हर चैप्टर में यूज होगी। जब भी कुछ खरीदो या बेचो और लिखा है पार्टी का नाम, राम से खरीदा सीताराम को बेचा, समझ जाओ उधार की डील है। और अगर वो लिखे उधार, सिर्फ वो खरीदे 10,000 का खरीदा 50,000 का बेचा और पार्टी का नाम ना लिखे, समझ जाओ कैश की डील है। किसी भी खरीदने बेचने की घटना में पार्टी का नाम ना लिखा हो तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि वो कैश की ट्रांजैक्शन है, खरीदा है तो नगद खरीदा है और बेचा है तो नगद। और अगर पार्टी का नाम लिख दिया जाए तो ये पहले से ही प्री अज्यूम्ड होगा पूरी अकाउंट्स में कि खरीदा है तो उधार में और बेचा है तो भी उधार में। लेकिन वो पार्टी का नाम लिखकर उसके बाद आगे लिख दे कि ये ट्रांजैक्शन इस पार्टी से कैश में करी है, तो फिर कंफर्म है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। वो पार्टी के नाम के साथ कैश भी लिख दे तो फिर ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उसने डिटेल लिख दी। तो मैं इस लाइन पर वापस आ रहा हूं, याद रखना पीछे एमसीक्यू में करके आए, जो गुड्स बेचने के लिए खरीदे जाते हैं उनको टेक्निकली इस चैप्टर में या तो हम गुड्स बोलेंगे या स्टॉक। कोई स्कूल वाला स्टॉक के नाम से लिखवाएगा, कोई स्कूल वाला गुड्स के नाम से। फिर सुन लो, आप अब बिल्डिंग खरीद रहे हो जिस पे बैठकर आप अगले 100 साल तक माल बेचोगे। ये बिल्डिंग आपकी फिक्स असेट्स है। फिक्स असेट समझ गए होंगे, लाइफ 1 साल से ज्यादा। इस बिल्डिंग को बिल्डिंग के नाम से लिखना है। ये बिल्डिंग कल को एज ए गुड्स बेचने वाले नहीं है तो इसको गुड्स नहीं लिखा जा सकता। इस बिल्डिंग में बैठकर आप स्टेशनरी का काम कर रहे हैं तो स्टेशनरी खरीदना बेचना गुड्स या स्टॉक है। कपड़े का शोरूम खरीदा है आपने, खोला है आपने कपड़े का शोरूम, तो उस शोरूम में कपड़े को खरीदना बेचना
कपड़ों को खरीदो या बेचो, कपड़े के नाम से नहीं लिखोगे, गुड्स या स्टॉक के नाम से। कोई स्कूल गुड्स के नाम से लिखवाएगा, कोई स्टॉक के नाम से। जो भी आप फॉलो करना चाहो फॉलो कर सकते हो। तो मैं वापस आ रहा हूं, जो वस्तुएं बेचने के लिए खरीदी हैं उनका अकाउंट, उनकी कॉपी किस नाम से बनेगी, गुड्स या स्टॉक के नाम से। दूसरी बात बताइए, पार्टी का नाम लिखा है तो उधार में खरीदा है, और उधार में खरीदा है तो पैसे कल को देने हैं, कल को देना लाइबिलिटी, और जिस आदमी को देने हैं वो हमारा क्रेडिटर है, और उस क्रेडिटर का नाम लिखा हुआ है सन एंड कंपनी। सन एंड, बच्चों यहां सन एंड को लिखा है, को के आगे डॉट है, को इज ए सिंबल ऑफ कंपनी। कंपनी को शॉर्टकट में सीओ डॉट बोलते हैं। तो अभी तक मैं ये टर्म्स का मीनिंग बताना चाह रहा था। अब मैं इसको यहाँ रिकॉर्ड करने से पहले याद कराना चाहूंगा कैसे लिखेंगे। तो हमने गुड्स खरीदे हैं सन एंड कंपनी से उधार में 11,200 के। बच्चों जब गुड्स खरीदते हो तो क्या आता है, गुड्स। जब गुड्स हम खरीद के लाते हैं बाजार से तो क्या आता है, गुड्स। गुड्स आए, गुड्स प्लस पैसे दे दिए क्या, नहीं, क्योंकि उधार में खरीदा है। कब दोगे, कल को। कल को देना लायबिलिटी, किस नाम से, सन एंड कंपनी। तो बच्चों जब हम गुड्स खरीद रहे हैं पहले रफ में सोच रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स प्लस होंगे। पैसा चला जाता बच्चों तो मैं कैश माइनस करता, लेकिन पैसे तो दिए ही नहीं है। कैसे पता चला, पार्टी का नाम लिखा है, यानी उधार में खरीदा है। कब देना है, कल को। किस, कल को देना बच्चों, लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी में कॉलम बनाएंगे सन एंड कंपनी का, और लायबिलिटी बढ़ गई। भैया याद तुम्हें कुछ रहता नहीं है, हर चीज किताब में लिखोगे। इससे उधार में लिया, कल को देना है 11,200, उधारी बढ़ गई है, अपने रजिस्टर में लिखोगे ताकि कल को देते वक्त याद आए। किसको देना, सन एंड कंपनी को। कितना देना, 11,200। अभी तक ये मन में सोचने का काम हो रहा है क्या, गुड्स आए, गुड्स प्लस, कल को देना लायबिलिटी प्लस सन एंड कंपनी के नाम से। अच्छा सन एंड कंपनी लिखो या क्रेडिटर लिखो, नो प्रॉब्लम। जिस क्वेश्चन में पार्टी का नाम ना लिखा हो और ये लिख दिया जाए क्रेडिट में खरीदा, तो आप पार्टी के नाम की जगह क्रेडिटर्स लिखेंगे क्योंकि आपको नाम पता ही नहीं है। लेकिन जिस क्वेश्चन में पार्टी का नाम लिखा है तो आप सन एंड कंपनी लिखो, ज्यादा बेटर है, लेकिन वो है क्रेडिटर ही। तो मैंने क्या बताया, पहले याद करें, उधार में गुड्स खरीदे 11,200 के, तो गुड्स आए, गुड्स प्लस पैसे दे देते तो कैश माइनस कर देता, दिए ही नहीं है। कब देने हैं, कल को। कल को देना लायबिलिटी, उधारी बढ़ गई, प्लस कर दो 11,200, और जिस दिन पैसे देने जाएंगे उधारी कम हो जाएगी, पार्टी का नाम काट देंगे। तो फिलहाल मैंने बात बताई है, अब इसको लिखना चाह रहे हैं, उधार में माल खरीदा है, गुड्स आ गए, गुड्स प्लस, कल को देना लायबिलिटी प्लस, इन द नेम ऑफ सन एंड कंपनी। तो लिखना चाह रहे हैं बच्चों, लिखना चाह रहे हैं याद करते हुए, गुड्स इज ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन गुड्स को कल को बेचोगे तो पैसे आएंगे, जो कल को आए असेट्स। गुड्स लिखो या स्टॉक लिखो। इस गुड्स के नीचे बच्चों तीसरी लाइन के सामने, इस गुड्स के नीचे तीसरी लाइन के सामने लिखना है, जो ट्रांजैक्शन है उसी के सामने लिखना है, गुड्स आए प्लस गुड्स के नीचे कितने रुपए के आए, 11,200 के। तो गुड्स तो आ गए, पैसे चले जाते, मैं कैश माइनस कर देता, पैसे नहीं गए हैं, कब जाएंगे, कल को। कल को जाना लायबिलिटी। लायबिलिटी में जिसको पैसे देने आपको याद है, लिखो किसको देने हैं, सन एंड कंपनी को देने हैं। उस सन एंड कंपनी के नीचे लिखो कितने देने हैं, 11,200। सन एंड कंपनी एग्जाम्पल है क्रेडिटर्स का। डबल एंट्री, दो बार लिखा है बच्चों, डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। और हर दो एंट्री के बाद आपको क्या करना है, टोटल। कैश के नीचे कैश की पोजीशन लिखो, 40,500 रुपए का कैश। बैंक का बैलेंस कितना पड़ा है, 4,500। गुड्स कितने रुपए के पड़े हैं, 11,200। कैपिटल कितना पड़ा है बच्चों, 45,000। और लायबिलिटी कितनी है, 11,200। सन एंड कंपनी को देने हैं पैसे आपने। और जब इस तरह से सारी ट्रांजैक्शन हो जाएं तो आखिरी में आपको स्टेटमेंट क्लोज का निशान लगाना जरूरी होता है, और उसके बाद चेक करना होता है, वेरिफिकेशन आपका सही है गलत है। ये वेरिफिकेशन आपके खुद के लिए है। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, आपको याद करा रखा है। असेट्स का टोटल, आखिरी वाली असेट्स का टोटल आप यहां लिखेंगे,
जो भी आपका आया है, आखिरी वाली कैपिटल 45,000, आखिरी वाली लाइबिलिटी 11,200, और इन दोनों का, इन तीनों का टोटल एसेट्स का करके यहां लिखना है कितना आया। अगर ये एसेट्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर आ गई का मतलब क्वेश्चन ठीक हो गया, और अगर आपने ये मैच नहीं हो रहा का मतलब कुछ क्लरिकल मिस्टेक करी है, काटा मारो वंस अगेन। This is the way to attempt the question of accounting equation. So simple. But क्या रिक्वायरमेंट है? प्रैक्टिस की, कंसेप्ट की, अंडरस्टैंडिंग की, स्पीड की, कोई क्लरिकल मिस्टेक ना हो। अकाउंट्स में ओवरराइटिंग के नंबर जाते हैं बच्चों, तो इस पर बार बार प्रैक्टिस हमने करनी है। तो ये क्वेश्चन आप अपनी फिर कॉपियों में जरूर कर लेना। अगली क्लास से जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। मेरे साथ साथ क्वेश्चनों को दोहराना है आपने, मतलब मैं यहां कर रहा हूं तो आप सुनते हुए अपने रजिस्टर में साथ साथ कर रहे हैं। तो किसी को कुछ पूछना है? साउंड मैंने अनम्यूट करी है, कुछ पूछना चाहे कोई बच्चा? तो आज की क्लास बच्चों यहीं रखना चाहेंगे। कल की क्लास हमारी इको की टाइमिंग पर ज्वाइन करें। परसों हमारी अकाउंट्स की वापस यही क्लास, सारी टर्म्स क्लासरूम में रिवाइज करने के बाद बैठे, रजिस्टर साथ रखें, फेयर कॉपियां जरूर बनाएं, और जिसकी फीस पेंडिंग है वो सबमिट कराएं। ये रेगुलर वाला काम जरूर ध्यान रखें बच्चों, ये कभी आना कभी जाना वो गड़बड़ करेगा आपका। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।